हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरण यादव इंटरमीडिएट कॉलेज पर स्वागत है। आप लोग देखिएगा, कल मैं आप सभी को 2024 का सेट नंबर फर्स्ट 822 एचवी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था ऑब्जेक्टिव। आज उसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 11 से मैं सॉल्व करूंगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा क्वेश्चन एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है साइन 27 अंश बटे cos 63 अंश का मान कितना होगा। आपको बच्चों मैं एक ट्रिक बता दूं, इसकी परीक्षा में बिना सॉल्व किए हुए मार देना। अगर कोणों का योगफल 90 है तो मान सदैव एक ही रहेगा। कोणों का योगफल 90 जोड़ने पर आ रहा है, ऊपर नीचे कोणों का योगफल, तो मान सदैव एक ही जाएगा लगभग। तो आपको हल करके मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इसमें एक को चेंज कर दो, ये साइन 27 अंश को लिखोगे 90 माइनस 63, 90 में 63 घटाओ क्या बचेगा 27। यहाँ हो जाएगा क्या है cos 63, और चेंज होता है साइन 90 माइनस थीटा चेंज होता है cos थीटा में, तो cos 63 हो जाएगा। नीचे भी क्या है cos 63, cos 63 में cos 63 से भाग लगा दो, क्या बचेगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो परीक्षा में आप लोग एक ट्रिक देखिएगा कि जब भी कोणों का योगफल 90 डिग्री आ रहा हो तो सीधा 1 पर चले जाना है। अब देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, cos a बराबर √3/2, cos a बराबर है √3/2, अरे cos a बराबर है, सॉरी, cos a बराबर है √3/2। तो मान पूछा है sin 2a का मान क्या होगा। sin 2a का मान क्या होगा। अब cos a बराबर √3/2 है, तो पहले पता करो cos कितने का मान √3/2 होता है। तो cos देखो, एक cos a है और आपको पता है होगा कि cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। cos कितने का मान 3/2 होता है, cos 30 अंश का। cos 30 अंश का कंपेयर करो, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना बचेगा एंगल के, यहाँ एंगल a है, यहाँ एंगल क्या है 30 अंश। अब इसमें रख दो sin 2a, a के स्थान कितना रखोगे 30 अंश, तो हो जाएगा sin 30 दूना 60 अंश, sin 60 अंश का मान होता है √3/2। तो sin 2a का मान कितना हो गया √3/2। ये भी ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है √3/2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 + tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा। ऑप्शन चार्ट हो दिया है। पहले ऑप्शन में है sec स्क्वायर a, दूसरे ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी में है cot स्क्वायर a, और ऑप्शन डी में है tan स्क्वायर a। देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप केवल इसको सॉल्व कर लो बस, 1 + tan स्क्वायर, केवल एक को चेंज कर दो tan स्क्वायर a। अब cot स्क्वायर a को लिख सकते हो 1 + cot को लिख दो 1/tan स्क्वायर a, बड़े आराम से उत्तर आ जाएगा। अब इसको हल करोगे, ऊपर लिखोगे 1 + tan स्क्वायर a, और नीचे बेटा tan स्क्वायर a का 1 में जब गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर a + 1, और ये क्या नीचे आ जाएगा एलसीएम tan स्क्वायर a। अब देखो 1 + tan स्क्वायर a भी क्या है 1 + tan स्क्वायर a, इससे कैंसिल, और a जो वैल्यू है कहाँ जाती है, यहाँ गुणा में पहुँच जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल tan स्क्वायर a। ये कहाँ चला जाएगा, बटे का बटे रहे सीधा ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया tan स्क्वायर a, क्योंकि बटे का बटे है सीधा अंश में जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर a। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2a बराबर है 2 साइन ए। सत्य होगा जब ए किसके लिए सत्य होगा? ऑप्शन ए में है 0 के लिए, बी में है 30 अंश के लिए, सी में है 45 अंश के लिए और डी में है 60 अंश के लिए। चारों विकल्प रखकर चेक कर लो किस पर सत्य है। अगर मैं 0 ही रखूं तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 बराबर है 2 साइन ए के स्थान पे क्या रख दिया? एंगल क्या है पूछा है, ए का मान क्या होगा? इसमें पूछा है ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब किस ए के किस मान पर सत्य है। तो अगर ए बराबर 0 रखो, देखो ये साइन 0 हो गया, ये क्या हो गया? साइन 2 में 0 गुणा करो 0, आई भी क्या है 2 इंटू साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है? 0। आए साइन 0 का मान इधर भी 0 और 2 में 0 गुणा करो क्या हो जाएगा? 0। तो इस पर क्या हो गया? संतुष्ट हो गया, यही इसका आंसर हो गया। चारों विकल्प में जो इसको संतुष्ट कर दे वही इसका उत्तर हो जाएगा, और कोई विकल्प इसको संतुष्ट करने वाला नहीं है, तो इसका ऑप्शन यही हो गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। देखो एक वृत्त है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। इसकी परिधि बेटा सी बराबर कितना है? 22 सेंटीमीटर। ये समझ में आ? एक वृत्त है जिसकी परिधि है कितना? 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चतुर्थांश मतलब चौथे अंश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का चतुर्थांश यानी चौथा अंश क्या होगा? देखो चौथा चतुर्थ अंश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? चतुर्थ अंश मतलब चौथाई भाग। तो इसको अगर 4 समान भागों में बांटना हो तो यही भाग तो हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर क्या कर दो? 4 भाग में बांट दो, बस। केवल इतने भाग का क्षेत्रफल, आपसे केवल कितने भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है? बस इतने भाग का। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? अब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 22 दिया है। तो यहां से बेटा 2 पाई का मान रखोगे 22/7, यहां आर बराबर क्या हो गया? 22। 22 से 22 क्या हो गया? कैंसिल। तो आर बराबर है 7, उधर जाएगा गुणा में, भाग में है 2 कहां जाएगा? नीचे। तो आर बराबर हो गया 7/2। ये तो आर बराबर है, लेकिन क्षेत्रफल निकालना है हमको, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमने कौन सा? देखो इसको कितने भाग में बांटा गया है? 1 2 3 4। इन 4 भागों में से केवल एक भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसमें भी क्या करेंगे? 4 से हम भाग लगा देंगे। अब ये क्या हो गया? पाई को पाई रखेंगे, मतलब 22/7 इसका मान, और आर स्क्वायर मतलब इस वैल्यू को हम 2 बार लिख दें तो क्या हो जाएगा? 7/2 गुणित 7/2। अब बटे का पूरे क्या कर दें? यहाँ 4। अब देखो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से कटेगा 11 बार में, ऊपर कितना बचा? 11 सते 77, और नीचे 4 में इसका नीचे ही गुणा होगा, 4 दूना 8, तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन ए में दिया है 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया है 22/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर सही है। अच्छा यहां चला है भाग का। अब कह रहा है एक कैप्सूल का संयोजन है। देखो बहुत आसान सवाल पूछा है। अब बोर्ड एग्जाम में कितना आसान सवाल पूछता है, लेकिन बच्चे एकदम इससे भी परेशान हो जाते हैं। अब कैप्सूल तो सभी लोग खाते होंगे, देखते होंगे। कैप्सूल यानी कैसे बनी होती है? अगर कैप्सूल को देखो तो कैप्सूल कुल मिलाकर इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी। तो ये इतना भाग क्या है? बेलन है। इतना भाग क्या है? बेलन है। और ये दोनों पार्ट जो हैं, ये दोनों पार्ट अगर आप लोग देखो तो ये क्या है? 2 अर्धगोले हैं। क्या है?
इधर भी एक अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला, तो एक बेलन है, कितने अर्धगोले हैं? 2 अर्धगोले। कितने अर्धगोले हैं? 2 अर्धगोले। अब देखो तो किसका संयोजन हुआ, ये ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा है 2 शंकुओं का। क्या इसमें 2 शंकु मिलकर कैप्सूल बनाएंगे क्या? 2 शंकु कैसे होते? 2 शंकु अगर मिलकर बनाए होते तो कैप्सूल का जो मॉडल होता है ना, ये ऐसे होता। तो क्या कभी कैप्सूल इस आकार की होती है? नहीं होती। इस आकार की कैप्सूल होती नहीं। 2 शंकुओं का संयोजन तो कैप्सूल हो नहीं सकता। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन 2 में एक बेलन 2 अर्धगोले का। देखो क्या बोला है, ऑप्शन बी में बोला है एक बेलन, तो इसमें एक ही बेलन तो है, और कितने अर्धगोले हैं? 2 अर्धगोले। तो यही ऑप्शन सही हो गया, एक बेलन और 2 अर्धगोले का। इतना तो कोई भी बच्चा बता सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि कैप्सूल में क्या है। भाई इतना भाग क्या है? बेलन क्या आकार का है? ये क्या है? ये भी अर्धगोला है और ये भी क्या है? अर्धगोला। तो एक बेलन होता है और 2 अर्धगोले होते हैं। ये सवाल पूछता है। ऐसे से कभी कभी एक सवाल ये पूछता है, इसमें 2 सवाल बनता है, एक कैप्सूल वाला बनता है, एक सुराही वाला बनता है। ऐसे कभी कभी एक सुराही वाला पूछता है कि एक सुराही बताओ किसका संयोजन है। तो सुराही अगर आप लोग जानते हो सुराही कैसे बनती है, ये लगभग ऐसे। तो सुराही में क्या है? ये क्या है? गोला है। ये पूरा क्या है? गोला हो जाएगा। और ये क्या है? बेलन। ये क्या है? बेलन। ये भी संयोजन पूछता है। तो इस किसका संयोजन है? गोले और बेलन का सुराही। अर्धगोला ना बोलना, क्योंकि अर्धगोला होता तो अर्धगोला ऐसे होता, बस इतना ही होता। तो क्या बेलन की गर्दन यहाँ ऐसे कभी सुराही होती है क्या? तो अर्धगोला नहीं बोलना है, गोला और बेलन का संयोजन है सुराही। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, देखो माध्य कितना दिया है? माध्य कितना है? 32। और बहुलक कितना है? बहुलक दिया है 35। तो उनका माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा ये पूछा है। देखो एक फार्मूला होता है, तीनों में रिलेशन होता है। तीनों में रिलेशन होता है बहुलक बराबर, मैंने बताया है आप सभी को, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इसको याद करने का ट्रिक भी बहुत सुंदर मैंने सिखा दिया है कि भूलोगे नहीं। माध्यिका में इस कटे अक्षर को छोड़ दो, तो माध्यिका में 3 अक्षर हैं तो इसका 3 गुना कर दो। माध्य में बचे कटे अक्षर को छोड़कर 2 अक्षर, तो इसका 2 गुना घटा दो बस। 3 अक्षर वाले में से 2 अक्षर, 3 अक्षर वाले का 3 गुना लेना है, 2 अक्षर वाले का 2 गुना घटाने पर कौन मिलेगा? बहुलक जो जिसमें 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर वाला मिलेगा। ऐसे ही पढ़ लो तो हमेशा ट्रिक के लिए याद हो जाएगा कि 4 अक्षर वाला जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है कब मिलेगी? जब 3 अक्षर वाले के 3 गुना में से 2 अक्षर वाले का 2 गुना घटाएंगे। यानी बहुलक कब मिलेगा? जब माध्यिका के 3 गुने में से माध्य का 2 गुना घटाएंगे। तो देखो बेटा इसमें रख दो जो पता है। बहुलक कितना है? 35 है, तो यहाँ 35 रख दो। 3 माध्यिका नहीं पता है, यही पूछा है। माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं, माध्यक को ही क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो इसको लिख लो माध्यिका। ये नहीं पता है। 2 माध्य, माध्य का मान कितना है? 32। माध्य कितना है? 32। तो ये 35 हो गया, ये माइनस में इधर आया क्या हो जाएगा? प्लस में। 32 दूना होता है 64। अब देखो बेटा यहाँ बचा क्या? 3 माध्यिका। अब 64 इसमें जोड़ लो, 5 4 9, अच्छा 3 9 99। ये जो 3 है गुणा में इधर आएगा भाग में, तो बराबर क्या हो गया? माध्यिका के। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 33। माध्यिका कितनी हो जाएगी? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33। ऑप्शन नंबर देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन में दिया है 30 31 32 33, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी। अब सवाल नंबर इसके बाद है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है, निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। देखो इस बार केवल बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग तो ऐसे बहुत आसान होता है, मैंने बताया था। देखो इसको तुम लोग ऐसे देखकर फटाक से बता दोगे, इतना आसान सवाल।
देखना क्या है, ये है सी आई वर्ग अंतराल, क्या है सी आई, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी बारंबारता। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25। 8, 7, 18, 19, 6 यही दिया है। अब इसका ऑप्शन ए में है 20 से 25, ऑप्शन बी में है 15 से 20, ऑप्शन सी में है 10 से 15, ऑप्शन डी में है 5 से 10। तो बहुलक वर्ग परिभाषा लिखो, जिस दिए गए आंकड़े में जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बारंबारता का मान सबसे बड़ा मान है 19, सबसे बड़ा मान कौन है 19 है। तो बहुलक वर्ग यही होगा 15 से 20। तो इसका बहुलक वर्ग हो गया ऑप्शन बी 15 से 20। जिस दिए गए आंकड़े में जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसका बहुलक वर्ग होगा 15 से 20। तो बहुत ही आसान सवाल पूछता है परीक्षा में। अब आप लोग देखिएगा, इसके बाद दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो बहुत आसान, आइए मैं आपको पूरा इसका ग्राफ बनाकर दिखाता हूं और आपको प्रायिकता एकदम आसान लगेगी। देखो दो पासा जब उछालोगे तो दोनों पर, एक पासे पर कितने अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे पासे भी यही अंक होंगे। पासा यानी लूडो, तो कैसे अंक इसके बनेंगे 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, उसके बाद 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, ये होगा तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, उसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, उसके बाद होगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। अब देखो ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया था, अन्यथा इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी, बनाने से आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अब टोटल कितनी कंडीशन है, तो जो टोटल कंडीशन मिली उसको बोलते हैं नंबर ऑफ यस प्रदर्श समष्टि। 36 कंडीशन है। जब दो पासा एक साथ उछालेंगे 36 संभावनाएं बनती हैं। अब हमसे पूछा है कि संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो अंकों का योगफल 10 देखो कहाँ मिलेगा। ये 6, 4, 10 है, 5, 5, 10 है और 6, 4 यहाँ 10 है। तो अंकों का योगफल 10 जो है बेटा, एक मिनट, अंकों का योगफल 10 जो है देखो हमारा कहाँ मिलेगा, ये यहां से आप देखिएगा केवल इन्हीं 3 कंडीशन में मिल रहा है। अंकों का योगफल 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। पूरे 36 कंडीशन में कितने कंडीशन में अंकों का योगफल 10 मिला है, केवल 3 अंकों में। इसके अलावा अंकों का योगफल 10 कहीं होगा नहीं। देखो 6, 4, 10, 5, 5, 10, 4, 6, 10। तो पूरे 36 कंडीशन में कितने कंडीशन में 10 मिला है, 3 कंडीशन में। तो इसको कहते हैं अनुकूल घटना। इसको क्या कहते हैं, अनुकूल घटना। इसको नंबर ऑफ ई से दिखाते हैं। अपने अनुकूल घटना कितनी है, 3। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है पी बराबर, तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई की संख्या 3 है, टोटल नंबर ऑफ एस कितना है 36 है।
तो 3 से बेटा भाग दो, 3 का नम 3, 12 3 36, 1/12। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन ए में दिया है 1/12, बी में दिया है 1/6, सी में दिया है 1/4, डी में दिया है 1/8। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार फेंकने पर, अब देखो एक पासे को एक बार फेंकोगे तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, पासे में होता है 1 2 3 4 5 6। अब सम संख्या की प्रायिकता ऑप्शन दिया है 1/4, बी में दिया है 1/3, सी में दिया है 1/2 और डी में दिया है 1/6। सम संख्या देखो, पासा जब फेंकेंगे टोटल कंडीशन कितनी मिल सकती है? 6 ठो। पासा फेंकने पर कुल टोटल कंडीशन कितनी मिल सकती है? 6। इसमें देखो सम संख्याएं कौन कौन है? एक 2 है, ये 2 है, 4 है और 6 है। ये 3 सम संख्याएं हैं, तो 3 को ऊपर कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 3 × 9 3, 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। यही विषम संख्या की भी प्रायिकता होती है। तो एक पासा को जब हम एक बार फेंकेंगे सम अंक के ऊपर आने की प्रायिकता होती है 1/2। तो इस प्रकार से आपके पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इस तरीके से करोगे आपका 20 में 20 पूरा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा खंड ब में आते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न हैं। अब खंड ब को बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि अभी तो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन बचा है, अभी तो 20 नंबर का हुआ है। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? देखो क्या दिया है, घन का आयतन। घन का आयतन, पहला सवाल है बेटा, पहले का क है, घन का आयतन। घन का आयतन दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? अब घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। अब बात रही कि 1331 किसका क्यूब है, तो अगर आप 11 का 3 बार लगातार गुणा करो, देखो 11 का मैं गुणा करके दिखाता हूँ, 11 में 11 का गुणा करो क्या आएगा? 121। अब 121 में अगर तुम 11 का गुणा करोगे तो 11 करना में 11 हासिल 1, 11 दूना 22, 1 हासिल 23, कहीं 3 हासिल 2, 11 करना में 11 2 13, 1331 मिल गया। ये आपको याद कर लेना है सभी का क्यूब। तो किसका क्यूब है बेटा? 11 का क्यूब है। 3 से 3 हटा दो तो ए बराबर क्या मिला? 11 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। बताओ 2 नंबर का सवाल होता है, कितना आसान सवाल। 2 नंबर का सवाल 2 लाइन का है, तो पहला लाइन तो केवल क्वेश्चन ही था आपका, इतना ही आसान सॉल्व हो गया। उसके बाद है अब 28 का, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p का एक मूल 2 तो p का मान क्या होगा? देखो क्या बोला है, x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 तो p का मान क्या होगा? एक मूल 2 मतलब x बराबर 2 इसमें रख लो। एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा? मूल मतलब x की वैल्यू ऑफ x, जहां जहां x है वहां 2 रख लो। तो 2 रखोगे बेटा 2 का वर्ग होगा, प्लस 3x के स्थान पे क्या रखोगे? 2। अब माइनस p बराबर क्या होगा? 0। तो इसको सॉल्व करो, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 दूना क्या हो गया 6, ये माइनस p उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस p, तो p बराबर हो गया 10। यही आंसर। तो बच्चों आज इतना ही हो पाएगा। अब इसके बाद हम कल के क्लास में इसके बाद के क्वेश्चन कराएंगे।